नमस्कार। मैं वकील कृष्णमूर्ति हूँ। तो मैं फर्स्ट ईयर कानून जो है रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और दुर्ग में शुक्ला कॉलेज में सुराना कॉलेज लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ा था। उसके बाद मेरा नागपुर में ट्रांसफ़र हो गया था। मैं भारत सरकार में नौकरी में था, मुझे बदला दिया। तो फिर वहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, वहाँ मैं 2 साल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट किया, फिर LLM किया। उसके बाद इस्तीफ़ा देके ये मद्रास में वकालत कर रहा हूँ और हाई कोर्ट में सब कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। 38 ईयर्स हो गया है मुझे। मैं रोज़ मेरा एक्सपीरियंस जो आने वाला भविष्य वकील की सुविधा के लिए रोज़ में वीडियो में डाल रहा था। तो कुछ लोग बोले तो आप अंग्रेजी और हिंदी में तमिल में बोलते हैं, तो हम लोग के लिए हिंदी में भी आप बोलने के लिए शुरू कीजिए, ऐसा बोल दिया है। तो इसलिए मैं आज से आपके साथ सिर्फ बातचीत करूँगा। मेरा वो हिंदी में कुछ गलत हो सकता है, तो ये आपको माफ़ करना पड़ेगा। और बीच बीच में अंग्रेजी का शब्द में प्रयोग करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए आज का विषय क्या है, वो CRPC क्या है, CRPC क्यों है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो क्यों है? वो इसलिए है, संविधान में आर्टिकल 21 में किसी व्यक्ति का लिबर्टी फ्रीडम ड्यू प्रोसेस लॉ के बिना रोक नहीं सकता है। तो इसलिए तो ये क्या है, ये इंडियन पीनल कोड में कोई अपराध किया तो उसको कैद करना पड़ता है। तो जब आप उनको कैद करेंगे और उसके बाद उसको लॉकअप में रखेंगे, फिर वो जेल में भेजेंगे, फिर उसके बाद उसको दंड होगा तो उसका अपराध भी होगा, फिर उसको दंड भी दिया जाएगा। ये सब जो है उनका, ये आर्टिकल 21(19) का फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के काम है। इसलिए तो आपको इट शुड बी डन ड्यू प्रोसेस लॉ, वो कोई प्रॉपर कानून के मुताबिक करना, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैसा समझेंगे आप? पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डेफिनेशन क्लास को आपको देखना पड़ेगा। उसमें कंप्लेंट नाम का एक शब्द है। उस शब्द के मुताबिक कंप्लेंट का मतलब क्या है, ये 190 CRPC में जो मैजिस्ट्रेट जब कार्रवाई के लिए उनकी फाइल में ले लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, तो उसको कंप्लेंट कहते हैं। तो 190 में ये कंप्लेंट कैसा लिया जाता है, तो उसमें 3 तरीका है। पहले तरीका है, कोई भी व्यक्ति है वो प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकता है, तो उसका अलग से प्रोसीजर है। तो वो भाई प्राइवेट कंप्लेंट के मुताबिक वो कंप्लेंट कॉग्निशन में ले सकता है। नेक्स्ट जो है वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट डाल सकता है। जैसा पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ये ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपालिटी ऑफिसर, ये ऐसे RPF ऑफिस, ये लोग जो है पब्लिक सर्वेंट है, वो लोग भी कंप्लेंट दे सकते हैं। उनके अलग से प्रोसीजर है, वो बाद में देखेंगे। तीसरा जो है वो फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 कानून के मुताबिक जो फाइनल रिपोर्ट
फाइल किया जाता है उसको उस फाइनल रिपोर्ट को जब कोर्ट कॉग्निजेंस में लेता है वो कंप्लेंट बन जाता है। तो ये फाइनल रिपोर्ट क्या चीज़ है, इसको कैसा बनाते हैं और कोर्ट में पेश किया जाता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपको 154 CRPC की और जाना पड़ेगा। 154 CRPC क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, किसी व्यक्ति को बिना वारंट ये ताने वाला कैद करने के अधिकार है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहला जाता है। ये और जब पुलिस ऑफिसर कैद करने का अधिकार नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल कहला जाता है। ये कोई दंड जो है, जो ऑफेंस, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, ये कैसा जानना पड़े, जानने के लिए करना क्या है। तो CRPC में लास्ट 484 CRPC सेक्शन के बाद शेड्यूल है। उस शेड्यूल में इंडियन पिनल कोड का हर दंड के कैटेगरीज वैसा होता है, जैसा वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल, ट्राइबल बाय विच में स्टेट, ये सब उसमें शेड्यूल है वो इंडियन पिनल कोड का। दी ऑफेंसेस अदर देन इंडियन पिनल कोड, कोई दूसरा फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ऑफेंस है, RPUP एक्ट ऑफेंस, इस ऑफेंस के लिए वहाँ नेक्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है इतनी साल वो है वो बेलेबल, कॉग्निजेबल, इतनी साल के कम है वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल, नॉन पेलेबल, ये सब शेड्यूल उसमें लिखा गया। वैसे ही आपको जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो 154 CRPC जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी थाने में रिपोर्ट किया जाता है, जब वो थानेदार का मतलब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ये सब जो वहाँ रहता है एज ए हेड ऑफ दैट थाना वो थानेदार कहला, हाउस स्टेशन ऑफिसर। ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है जब आप हिली जगह है, थोड़ा फॉरेस्ट है, डीप फॉरेस्ट वगैरह में एक आउटपोस्ट है, एक कांस्टेबल भी वहाँ रह सकता है, वो थानेदार हाउस स्टेशन ऑफिसर कहता है। उनके सामने जब लिखित रूप से रिटर्न कंप्लेंट दिया जाता है, उसको एज इट इज़ FIR, प्रिंटेड FIR में लिख के उनको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। उसमें आल्ट्रेशन करेक्शन करने की ये ऑफिसर का अधिकार नहीं है। अगर वो जबान से बोलता है, ओरली कहता है, तो वो जैसा कह रहा है उसे आप लिखित रूप से लिख के फिर उसको पढ़ के सुना के वो समझने के बाद उनसे दस्तखत लेके फिर से FIR फाइल करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ जो है 154 में FIR फाइल किया जाता है। इतनी फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोई कंप्लेंट देता है जिस कंप्लेंट के मुताबिक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है, तो थानेदार का कर्तव्य ये होता है उस व्यक्ति को अदालत के पास जाने को डायरेक्शन देना है। तो अदालत वो जाएगा तो 3 रूप में जा सकता है, वो जाके अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकता है और अदालत 156 क्लास 3 में भेज सकता है, नहीं तो ये सीधे 156 क्लास 3 में भी सुपरिटेंडेंट के पास जा सकता है। ऐसा उसके बाद जब वो कंप्लेंट डायरेक्शन के साथ उसी थाने को आता है, जब वो थानेदार उसको FIR में लिखना पड़ेगा। मगर जितना अधिकार 154 में है, सब अधिकार 155 में भी है, मगर कैद करने की अधिकार नहीं है। इतनी भेद है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो आज जो है मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ, आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। कल जो है अब उसके बाद वो थानेदार को क्या क्या करना पड़ेगा,
तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद।